रघु शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव कन्नूर आया था। फाइनली अपने गांव पहुंच गया। रघु देखता है कि उसके अलावा स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नहीं है। पूरे स्टेशन पर एक ही लाइट जल रही है। बड़ी अजीब बात है, इतने बड़े स्टेशन पर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए रघु स्टेशन से बाहर आता है। अरे यार, अब इतनी रात में कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है मुझे घर तक पैदल ही जाना होगा। तभी रघु को घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। अरे, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी रात को? रघु को झाड़ियों में कुछ हलचल सी नजर आती है। जैसे ही रघु झाड़ियों की तरफ देखता है तो उसे दो लाल आंखें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रघु डर जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, कौन है? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तभी उन झाड़ियों में से एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर रघु बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। रघु को एक खंडहर जैसा कुछ नजर आता है और वो जल्दी से उसके अंदर चला जाता है। पता नहीं वो किसकी चीख थी। नानी ने सही कहा था रात से पहले घर आने को, पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? रेल अपने समय से लेट चली। रघु अपने आप से बात कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से बहुत तेज घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। जैसे ही रघु पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक कथकली नर्तक नृत्य कर रहा होता है। कौन हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रघु के इतना बोलते ही वो कथकली नर्तक बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर रघु धीरे धीरे उस कथकली नर्तक की ओर बढ़ता है। रघु जैसे ही उस कथकली नर्तक को हाथ लगाता है तो वो कथकली नर्तक रघु के ऊपर हमला कर देता है। रघु जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो उसी स्टेशन पर खड़ा है जहाँ से वो भागा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? काका आप यहाँ कब आए? अरे भाई, मैं तो 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, पर तुम इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? लेकिन रघु उसे कुछ नहीं बताता। काका मुझे कन्नूर जाना है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? हाँ भाई, मेरा तो काम ही है लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाना। अब बैठो, मैं तुम्हें कन्नूर छोड़ देता हूँ। फिर रघु रामलाल के तांगे में बैठ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लगता है तुम शहर से आए हो बेटा। हाँ काका। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? नहीं काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रघु के दिमाग में कथकली नर्तक की बात चल रही होती है। गांव में किसके पास जा रहे हो बेटा? काका, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। अच्छा। दोनों रास्ते में ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। लो बेटा, आ गया तुम्हारा कन्नूर। रघु उस व्यक्ति को पैसे देता है और अपनी नानी के घर की ओर बढ़ जाता है। रघु अपनी नानी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तू आ गया बेटा रघु? हाँ नानी, मैं आ गया। मुझे तो लगा था कि तू आज आएगा ही नहीं, पर ये कोई समय है आने का? मैं तो समय पर निकल गया था, लेकिन रेल अपने समय से बहुत देर में चली। तुझे गांव में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नानी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, हम कल दिन में बात करते हैं। फिर रघु अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि खिड़की के सामने वही खंडहर होता है जहाँ उसने कथकली नर्तक को देखा था। अरे ये क्या, ये तो वही खंडहर है जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। रघु थोड़ी हिम्मत करके बेड पर लेट जाता है। थका होने के कारण उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात और गहरी होती जाती है। रघु के कानों में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगती है। घुंघरुओं की आवाज के कारण रघु की आंख खुल जाती है। अरे, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? रघु हिम्मत करके खिड़की के पास जाता है तो डर जाता है, क्योंकि उसे उस खंडहर में एक काला साया नृत्य करते हुए दिखता है। अरे बाप रे, ये तो वही कथकली नर्तक है
जिसे मैंने स्टेशन के पास देखा था। इतना बोलकर रघु जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो कथकली नर्तक उसके पीछे ही खड़ा है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? जब से स्टेशन से निकला हूँ मुझे बार बार वो कथकली नृत्यक क्यों दिख रहा है? रघु की आवाज सुनकर उसकी नानी शारदा उसके पास आ जाती है। रघु, क्या हो गया तुझे? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? नानी, नानी वो मुझे मार देगा। क्या हुआ है तुझे और कौन मार देगा तुझे? नानी वो कथकली नर्तक मुझे मार देगा। कौन कथकली नर्तक मार देगा? यहाँ तो कोई कथकली नर्तक नहीं है। नानी, वो अभी थोड़ी देर पहले उस सामने वाले खंडर में नाच रहा था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वो मेरे सामने खड़ा था। ये सब तेरा वहम है बेटा, तू इतना लंबा सफर करके आया है ना। नहीं नानी, मुझे वो कथकली नर्तक रेलवे स्टेशन से नजर आ रहा है। रघु शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शारदा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक काम कर, आज रात तू मेरे साथ मेरे कमरे में सो जा, ठीक है? ठीक है नानी, जैसा तुम कहो। रघु, उठ जा। रघु, बाहर पुलिस वाले आए हैं और तेरे बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस वालों का नाम सुनते ही रघु की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से बाहर जाता है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। तो तू ही है रघु? जी सर, मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ है? भाई दरअसल कल रात इसी गांव में एक तांगे वाले को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि आखिरी बार तुम उसके तांगे में बैठे थे। जी सर, मैं कल रात ही शहर से अपने गांव आया हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस तांगे वाले की मौत कैसे हुई है। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई जोकर जैसा दिखने वाला व्यक्ति नजर आए ना तो हमें बताना, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि जिसने उसकी हत्या की उसने अपने मुंह पे कुछ अजीब सा रंग लगाया हुआ था। सर, क्या मैं उस तांगे वाले की लाश देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। फिर रघु पुलिस वाले के साथ उस तांगे वाले के पास जाता है। जैसे ही वो तांगे वाले की लाश को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस व्यक्ति के मुंह पर किसी ने मेकअप किया होता है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही मेकअप है जैसा उस कथकली नर्तक के मुंह पे था। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ लिया? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ रघु, कुछ कहा क्या इंस्पेक्टर ने? नहीं नानी, कुछ नहीं। रघु अपने कमरे में जाकर खिड़की से उस खंडहर को देखने लगता है, मानो इन सब से उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पड़ा हो। तभी शारदा पास आती है। क्या बात है रघु, जब से आया है मैं देख रही हूँ तब से कि तू कुछ उदास सा है, और उस खंडहर की ओर क्या देखे जा रहा है? कुछ नहीं नानी, अभी यहाँ नया नया आया हूँ ना, तो बस इसीलिए थोड़ा मन नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चल मैं तुझे यहाँ के बाजार में घुमा कर लाती हूँ। नहीं नानी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। लेकिन शारदा रघु के बार बार मना करने पर भी उसे बाजार जाने के लिए मना लेती है और दोनों बाजार चले जाते हैं। रघु, तू यहीं खड़ा रह, मैं जरा सब्जी खरीद लूं। इतना बोलकर शारदा सब्जी खरीदने चली जाती है। रघु, तू चाहे कितने भी जन्म ले ले, पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रघु जैसे ही उस सब्जी वाले की ओर देखता है वो डर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कथकली नर्तक बैठा होता है, जिसे देखकर रघु जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ जाता है। रघु, आज तुझे बाजार में अचानक से क्या हो गया था? तो जोर से चिल्लाकर क्यों भाग गया था? अब नानी को क्या बताऊं? पिछली बार जब बताया था तो यकीन नहीं किया। अगर ये बात फिर बताऊं तो नानी कहीं मुझे पागल ना समझ ले। क्या हो गया रघु, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं नानी, बाजार में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। शारदा को रघु की ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात को जब रघु सो रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आने लगती है। इतनी रात को कौन रो रहा है? अभी जाकर देखता हूँ। रघु हिम्मत करके उस आवाज के पीछे पीछे घर के बाहर आ जाता है। अरे कौन है? कौन रो रहा है? लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं नजर आता। लगता है कोई कुत्ता या कोई जानवर रो रहा है। ऐसा सोचकर रघु पीछे मुड़कर घर के अंदर जाने लगता है।
तभी वो घर की छत पर देखता है कि वहाँ एक कथकली नर्तक खड़ा है और अचानक से वो रघु पर हमला कर देता है। ये रघु भी ना एक नंबर का आलसी है, अभी तक सो रहा होगा, अभी जाकर उसे जगाती हूँ। ऐसा बोलकर शारदा सीधा रघु के कमरे की ओर जाती है। रघु, अरे ओ रघु, उठ जा। लेकिन रघु उठता नहीं है। ये लड़का भी ना एकदम आलसी है। कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो खुद ही उठ जाएगा। इतना बोलकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अरे आज तो रघु ने हद ही कर दी। शाम होने को है और ये अभी तक सो रहा है, अभी जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर शारदा रघु के कमरे में जाती है, लेकिन शारदा जैसे ही रघु को देखती है तो चौंक जाती है। रघु अपने हाथों से अपने मुंह पर रंग लगा रहा होता है। रघु, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन रघु शारदा की बात का कोई जवाब नहीं देता। रघु, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। रघु शारदा को नजरअंदाज कर देता है और किसी कथकली नर्तक की तरह तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। ये रघु को क्या हो गया है? आधी रात हो गई, लेकिन रघु अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। तभी शारदा देखती है कि सामने से रघु आ रहा है। रघु, तू आ गया बेटा? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? लेकिन रघु शारदा की पूरी बात सुने बिना ही घर के अंदर चला जाता है। पता नहीं कल से रघु को क्या हो गया है। ओहो, लगता है ये शाम से पहले नहीं उठेगा। वैसे भी कल रात देर से आया था। अजीब बात है, रघु फिर से इतनी देर तक सो रहा है। शारदा सीधा रघु के कमरे में जाती है और देखती है कि रघु फिर से एक कथकली नर्तक की तरह तैयार हो रहा है। रघु अपने पैरों में घुंघरू बांध रहा होता है। रघु, ये तू क्या कर रहा है? कल भी तू ऐसे ही तैयार होकर कहीं चला गया था। अब जल्दी बता, ये चक्कर क्या है? रघु शारदा की बात का कोई जवाब नहीं देता। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ रघु, जवाब दे। आज मैं तुझे कहीं जाने न दूंगी। लेकिन रघु शारदा की बातों को नजरअंदाज कर देता है और जाने लगता है। लेकिन शारदा उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। जब तक तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा बुढ़िया, कल की मरती आज मर जाएगी मेरे हाथों से। रघु की ऐसी आवाज सुनकर शारदा डर जाती है और रघु वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया रघु को? पहले तो वो ऐसा नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। रघु का रोज का नियम हो गया कि वो शाम को घर से निकल जाता और आधी रात को घर वापस आ जाता। एक शाम दो पुलिस वाले शारदा के घर आते हैं। अरे रघु, अरे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? बताएंगे, पहले अपने नाती रघु को बुलाइए, हमें उससे कुछ बात करनी है। जी, वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? जी, दरअसल वो कुछ काम से बाहर गया है, रात तक आ जाएगा। आप मुझे बताइए क्या बात है, मैं उसे बता दूंगी। अरे माँ जी, अब आपको क्या बताऊँ? पिछले एक हफ्ते से गाँव के छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। जहाँ से भी बच्चे गायब होते हैं वहाँ कुछ घुंघरू मिलते हैं। बस यही सब कहानी चल रही है। अच्छा, तो हम चलते हैं। इतना बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों से शारदा को रघु पर शक होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब रघु ही कर रहा हो। रघु तैयार होकर घर से निकल जाता है और शारदा चुपके से उसका पीछा करने लगती है। रघु एक शमशान घाट के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे शारदा भी जाती है। तभी शारदा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। शारदा देखती है कि एक पेड़ पर कुछ बच्चों के कटे हुए सर लटक रहे हैं और रघु आग के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है।
तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। तेरा खेल खत्म रघु। बहुत दिनों से मेरी नजर तेरे ऊपर थी। क्यों रे, तू हंस क्यों रहा है? चल अब तेरी सजा का समय आ गया है। अरे तुझे तो कम से कम फांसी होगी, फांसी। तभी रघु अचानक से पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब होते हुए शारदा देख रही थी और वो बुरी तरह से डर जाती है। हे भगवान, ये रघु को क्या हो गया? अगली अमावस्या की रात को एक आखिरी बलि देनी होगी। उसके बाद मैं अपना असली शरीर दोबारा प्राप्त कर लूंगा। उसकी ये बात शारदा सुन लेती है और वहाँ से निकल जाती है और सीधा एक अघोरी बाबा के पास जाती है। बाबा, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। शांत हो जाओ, क्या समस्या है तुम्हारी? फिर शारदा अघोरी बाबा को सारी बात बताती है। तो ये बात है, तुम घबराओ मत, मुझे अमावस्या तक का समय दो। तो मेरी आखिरी बलि है, उसके बाद मुझे मेरा असली शरीर प्राप्त हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। कौन हो तुम अघोरी जो मुझे रोकने का साहस कर रहे हो? इसका अंजाम सीधे सीधे तुम्हारी मृत्यु है। मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर मुझे ये अवश्य पता है कि तुम्हें अपने जीवन से अत्यधिक मोह है। रघु, ये तुझे क्या हो गया है? मैं रघु नहीं हूँ बुढ़िया, मैं मणि हूँ, मणि। पर तुम रघु के शरीर में कर क्या रहे हो? मुझे इससे बदला लेना है। पर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी साधना भंग की है। पर रघु तो तुम्हें जानता भी नहीं होगा, वो तो इस गांव में पहली बार आया है। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था। ये तब की बात है, तब मैं एक कथकली नर्तक था। लेकिन एक दिन कुछ गांव वालों ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिनमें रघु भी शामिल था। सभी ने मिलकर मेरा अपमान किया। गांव वालों, इस मणि ने हमारे मंदिर से भगवान के आभूषण चुराने का प्रयास किया, लेकिन सही समय पर मैंने इसे पकड़ लिया। बताओ इसके साथ क्या किया जाए? अरे भाई, इस चोर को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर सभी गांव वालों ने मेरा मुंह काला करके मुझे गांव के बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने भी इरादा बना लिया कि मैं इन गांव वालों से बदला लूंगा। फिर मैं अपनी तंत्र विद्या की साधना करने लगा, जिसके लिए मुझे 11 लोगों की बलि देनी थी। मैंने 10 लोगों की बलि दे दी, लेकिन जिस दिन मैं आखिरी बलि देने जा रहा था, तभी वहां रघु कुछ गांव वालों के साथ आ गया। रुक जा मणि, बहुत हो गया तेरा नरसंहार, अब तेरा अंत निकट आ गया है। फिर सभी गांव वालों ने मेरी पिटाई की और मुझे इस पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। लेकिन आज मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी अघोरी बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रघु के ऊपर जल के छींटे मारते हैं, जिसके कारण मणि रघु के शरीर से निकल जाता है। अघोरी, अघोरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर मणि अघोरी बाबा के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। ये क्या हो रहा है? नानी, इस कथकली नृतक से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। रघु, इस पेड़ को आग लगा दो, इसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, जल्दी करो। रघु जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और पेड़ में आग लगा देता है। जैसे ही पेड़ में आग लगती है, मणि भी जलने लगता है।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। इसी के साथ मणि का अंत हो जाता है।